सेकंड मैं ना इसको पेज पे भी कर रही हूँ लाइव। जस्ट वन सेकंड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उस्मा जॉब वाली और आज मेरे साथ सैयद फैजान अली साहब हैं। आप सीईओ हैं बेस्ट पाकिस्तान एंड बेस्ट टेक एजुकेशन एंड सोल्यूशन के एंड सीपीसी 22 में अवार्ड विनर भी हैं। एक्सीलेंस अवार्ड आपको मिला फॉर और आप फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं 2015 से। फ्रीलांसिंग की टीचिंग जो है वो आपने 2015 में स्टार्ट की और बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने ट्रेन किए एंड वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड आज हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि कैसे आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट किया, कैसे फ्रीलांसिंग की जर्नी को शुरू किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज टाइम दिया और आज आप काफ़ी अरसे से मैं आपका वेट कर रही थी कि मुझे टाइम मिल जाए आपसे। आपने आज आखिरकार टाइम निकाल दिया, थैंक यू सो मच। तो काइंडली अपने बारे में थोड़ा-सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएँ। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन आपने बड़ी सर्टिफिकेशंस और सारा कुछ आज हम आपसे पूछेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था? थोड़ा-सा स्टार्टिंग से अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ बचपन गुज़रा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का और इंतहाई माजरत के आपको बहुत देर से मैं टाइम दे पाया। काफ़ी लोगों ने कहा था लेकिन बस मेरा क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा प्लान्ड बाज़-औक़ात नहीं होता आजकल, ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ों में बिज़ी हैं कि वो प्लान्ड नहीं होता। अभी भी बस मैं जस्ट 5 मिनट्स पहले ही ऑफ़िस पहुँचा हूँ और अगर इंटरव्यू नहीं होता तो हो सकता है मैं बीच में कहीं और आगे पीछे हो जाता, लेकिन आपके टाइम था तो मैं इसलिए फ़ौरन पहुँचा ऑफ़िस। तो बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने अपना जो मेरी बाय बर्थ मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। इस वक़्त मैं कराची में हूँ सन 2003 से। तो मेरा जो कंप्यूटर का और मेरा साथ था, अभी कुछ दिन पहले एक हमारे दोस्त ने उसमें डाला, अपने पेज पे डाला कि जी कि आपने अपने कंप्यूटर का जो है वो करियर या अपना काम कब आगाज़ किया? तो मैंने जो है वो 1997 में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो है यूज़ किया था 1997 में व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैट्रिक और टाइम था तो मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया जब विंडोज़ 95 भी नहीं आई हुई थी विंडोज़। तो इत्तेफ़ाक की बात है उसकी उनकी चैट पे जो है वो तकरीबन कोई 2-250 कमेंट थे और मैंने बड़ी डिटेल से सारे कमेंट देखे कि शायद कोई मुझे 1900 वाला कोई मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने फिर आखिर में कहा कि आई एम द ओनली वन कि जो वो पिछली सदी से जो है ना यहाँ पे मौजूद है। तो बाकायदा जो आगाज़ किया मैंने कंप्यूटर को पढ़ाने का और टीचिंग को वो सन 2000 से किया। हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई थी एबटाबाद में, यूनाइटेड फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज़ेशन। उसके तहत जो है हमने कुछ कंप्यूटर की एजुकेशन को देना शुरू किया एबटाबाद के अंदर। बिल्कुल नई-नई चीज़ थी उस वक़्त कंप्यूटर, ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं था लोगों के पास, एक्सेस में नहीं था। तो उनको हमने वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू की सन 2000 में, आज से 24 साल पहले। तो कह सकते हैं कि 24 साल हो गए मुझे कंप्यूटर को पढ़ाते हुए, 24 साल हो चुके हैं आज। तो बस काफ़ी अर्सा मैंने एबटाबाद में गुज़ारा, फिर ग्रेजुएशन के बाद 2003 में मैं कराची आ गया। एक अपॉर्च्युनिटी थी कि जी मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और 2001 में मैं आया था यहाँ पे एक शादी के सिलसिले में, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अ, यानी इसका माहौल मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी जो है ना क्योंकि मैं एबटाबाद का बड़ा पुरसुकून माहौल था। तो वो कहते हैं ना कि वो जोगी का नगर में ठिकाना क्या और वहशी को सुकून से मतलब क्या, तो शायद मुझे सुकून नहीं चाहिए था, तो मैं जो है वो कराची आ गया 2003 में। यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स की मेरी ज़्यादातर जॉब जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ रही, यूनिवर्सिटीज़ के साथ रही क्योंकि शुरू से ही वो एक एजुकेशन और सारा सिलसिला रहा था एबटाबाद में पढ़ाने का, कंप्यूटर एजुकेशन का, एजुकेशन मैनेजमेंट का, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का। तो मैं 2003 में जब कराची आया उसके बाद फिर मुख्तलिफ जॉब्स की, फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में रहा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहा। तो 2015 में जो मेरी लास्ट जॉब थी दैट इज़ आई वाज़ अ हेड ऑफ मार्केटिंग प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी।
और बस वो अचानक उसको छोड़ के मैं वापस एबटाबाद गया 2 साल के लिए। दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे मेरे भाई हैं सैयद अरसलान अली, छोटे भाई हैं मेरे, तो उन्होंने कनेक्टेड पाकिस्तान की बुनियाद रखी, मैं उनके साथ था वहाँ पर उस वक़्त जब बुनियाद रखी, और उसको 2 साल एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर उसको लीड किया अरसलान साहब के साथ। और फिर जो है वो 2017 में कुछ ऐसी हुई कि मैं वापस कराची आ गया। जब कराची आया तो फिर मैंने यहाँ के अपना एक बेस्ट पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़ेशन का आगाज़ किया, जिसका मकसद था कि जी मैं 2-3-4 सालों से जो बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहा था कि जी मुल्क में ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशन थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनको ठीक होने की ज़रूरत थी, ठीक है ना? जिनको ठीक होने की ज़रूरत थी, और सबसे मेन मसला ये था कि किसी को उसका सॉल्यूशन नहीं पता था। तो बेस्ट पाकिस्तान का जो मेन काम था कि जी हम कुछ ऐसे सेगमेंट्स को हाइलाइट करें, उसपे मेरा ख्वाब है, वो कभी मुझे मौका मिला वो ख्वाब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो एक पोएम की शक्ल में पड़ा हुआ है, 6 साल से मौजूद है। तो वो एक ख्वाब था कि जी हम पाकिस्तान के इन-इन शोबों के अंदर जो है ना काम करें। तो उसके तहत हमने सबसे पहले 2 शोबों का सिलेक्शन किया। एक शोबा था कि जी पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, उसके लिए बेस्ट पाकिस्तान मैगज़ीन जो है हमने ऑनलाइन एक बनाया था, जो कि बाद में किसी वजह से रुक गया और अब उसको हम रिलॉन्च कर रहे हैं अभी एक इवेंट के अंदर। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये थी कि जी क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा था 2015 से, फ्रीलांसिंग की टीचिंग कर रहे थे हमने एबटाबाद और केपीके के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे वहाँ पे इसके सेमिनार्स कंडक्ट किए। वो वक़्त था कि जब लोग पूछते थे कि जी ये फ्रीलांसिंग होती क्या है? अब तो ख़ैर माशाल्लाह 7-8 साल के अंदर हमने काम किया और लोगों ने और बहुत ज़्यादा काम किया इसके अंदर, कि अब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और कैसे होती है। बहरहाल अभी भी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, मैसेज में आते हैं कि जी क्या होती है, अभी भी पूछते हैं, अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो 2015 में हमने स्कूल कॉलेजेस के अंदर शुरू किया था फ्रीलांसिंग को, तो मैं खुद भी फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की, हालाँकि मेरा काम नहीं था। मैं ये उन तमाम लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं जी हमारा ये काम नहीं है, हम तो कोई और काम करें, तो मेरा वहाँ पे कनेक्टेड पाकिस्तान में ये काम नहीं था। मेरे 2 काम थे, एक तो उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर को मैंने मतलब डेवलप करना था, दूसरा कनेक्टेड पाकिस्तान का जो सोशल इमेज था, सोशल इवेंट्स थे, उनको कंडक्ट कराना था। तो ये 2 काम थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत अच्छे से किए उन 2 सालों के अंदर। और जो ये वाला काम था ये मैंने वहाँ पे, क्योंकि वो बेसिकली आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन थी, वहाँ पे उनका इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग करते थे उनके इंटर्नशिप। तो वहाँ जो लड़के थे, जो डेवलपर्स थे, 30-40 लोगों की टीम थी, उनमें 1-2 मेरे दोस्त भी थे, उनको फिर मैंने अपने साथ पकड़ के बिठाना शुरू किया। मैंने कहा यार ये मुझे सिखाओ, ये क्या करते हो ना, ये वेबसाइट कैसे बनती है? ये शाम में जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं बैठा रहता था ऑफ़िस में, तो वो उनको बिठा के बुला के मैं कहता था यार मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। तो वो फिर मुझे जो है ना बताते थे, अच्छा सर ये वर्डप्रेस ये है, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो मैंने इसको एज़ शौक सीखा और एज़ पार्ट टाइम सीखा कि यार मैं फ्रीलांसिंग खुद भी करना चाहूँ तो कैसे करूँ? तो फिर मैंने भी वहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी पार्ट टाइम। 2017 में जब कराची वापस आ गया तो फिर फुल टाइम मैं फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो गया। मेरे पास अब अपॉर्च्युनिटी थी क्योंकि मैं बहुत अच्छी जॉब छोड़ के गया था कराची से, बहुत हाई लेवल पे छोड़ के गया था, तो मुझे दोबारा ऑफ़र्स थी जॉब की। यानी जहाँ-जहाँ से मैं छोड़ के गया था या जिन-जिन लोगों ने मेरे काम को देखा था, यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने मुझे, जब उनको पता चला कि जी मैं वापस आ गया हूँ, सोशल मीडिया से उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने मुझे राब्ता करना शुरू किया। तो मैंने उनसे टाइम लिया। मैंने उनसे भी टाइम लिया और अपने घर से, अपने मिसेज़ से भी टाइम लिया। मैंने कहा जी मुझे जो है ना 3-4 महीने आपने डिस्टर्ब नहीं करना। आपने मुझे ये नहीं कहना कि जाएँ जॉब करें, जॉब करें। अगर मैं एक दफ़ा जॉब में लग गया, तो फिर मैं उस सर्कल से दोबारा निकल नहीं पाऊँगा। तो मुझे भी, मैं 4 महीने, 5 महीने में बैकअप है, मैं कर लूँगा, आप मुझे भी बिल्कुल कहना नहीं, आपने मेरे पीछे नहीं पड़ना। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया इस चीज़ को। फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह काम आना शुरू हो गया। तो 1 डेढ़ साल मैंने घर से काम किया, फिर कुछ टीममेट्स वगैरह रिमोटली को हायर करने की कोशिश की, उसमें थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, कुछ नहीं काम सही हुआ। तो फिर हमने कहा कि हम एक ऐसा इदारा बनाते हैं कि जहाँ पे हम बैठ के और टीम को हायर करके काम करें। तो जब हमने बेस्ट टेक सॉल्यूशन की बुनियाद रखी, मैंने ऑफ़िस लिया, बाकायदा एक फ़िज़िकल सेटअप लिया और वहाँ पे हमने टीम को हायर करने के लिए जब इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू किए, तो मुझे ये मालूम हुआ कि जी सबसे बड़ा मसला तो इस वक़्त ये है कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है, ठीक है? यानी जब हमने मैं को 150-200 इंटरव्यू किए मैंने, इवन के 3-3 साल के आईटी के डिप्लोमे किए हुए बहुत बड़े-बड़े नाम के इदारों से, और डिग्री तो चलें ज़ाहिर है उनका एक अलग लेवल है।
लेकिन जब उनके सामने लैपटॉप घुमाते थे, उनसे कहते थे जी हमें ठीक है सर्टिफिकेट आपका, डिप्लोमा आपका, उसको चले साइड पे करें, मुझे बताइए काम तो करके दिखाएँ ना, ये काम कैसे होगा? तो सीवी में लिखा हुआ होता था, इवन के बहुत से ने तो एक्सपर्ट भी लिखा होता था खुद को, लेकिन ये कि वो बेसिक से भी जो है ना उनको वाक़फ़ियत नहीं थी। देन हम रियलाइज़ कि यार सेकंड चीज़ जो हमें करनी चाहिए इमेज बिल्डिंग के बाद, वो है कि लोगों को स्किल्स की एजुकेशन देनी चाहिए। जब हमने बेस्टेक एजुकेशन स्टार्ट किया, 2 मकसद थे इसके, एक तो ये कि हम लोगों को जो है वो स्किल की एजुकेशन दी और फ्रीलांसिंग की एजुकेशन दी और वो उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हो जाए। पहला मकसद तो हमारा ये था कि चले हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ना, उनको अपनी टीम में रख लें, ठीक है? अब तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमने कहा कि यार अब इतने सारे लोग आ गए हमारे पास सीखने के लिए और हमने पेड कोर्स करवाया क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हमारा फ्री का अच्छा नहीं रहा, आज तक नहीं अच्छा रहा कभी भी। अ, हर बैच में हमारे पास लोग होते हैं, फ्री में भी होते हैं, लेकिन ये कि कभी आज तक अच्छा हमारे साथ 22-23 साल, मुझे 24 साल पढ़ाते हुए हो गया, मुझे फ्री के कभी किसी ने सीख के नहीं दिया। तो पेड थे सारे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हमारा मकसद तो ये था कि हम इनको अपनी टीम में शामिल करें, लेकिन हमसे एक गलती हुई और वो गलती हम जब भी कर रहे थे और गलती आज भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी यही गलती करते रहें कि हमने उनको इतना अच्छा सिखा दिया कि जब वो सीखते हैं और फ्रीलांसिंग भी सीख लेते हैं, तो उसके बाद वो हमें कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। मैं कहता हूँ यार वो इंटर्नशिप करो, बैठो, जगह आपके लिए ली हुई है, इधर बैठ के मैं आपको करता हूँ प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो कहते हैं सर हम घर से हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं, हमें ऑर्डर आ गए हैं, हमें जो है ना अम, या कई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए हैं या वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पे और अच्छी पोज़ीशन पे उनको ले लिया गया है, ठीक है? तो वो गलती हम जब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि जिसको भी सिखाएँगे वो सिखाएँगे पूरी तरह। तो बस इस ये चीज़ चलती रही। तो इस तरह बेस्ट एक एजुकेशन बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2017 से आज 5 साल हो गए हैं। 23 मार्च को हमें 5 साल हो जाएँगे बेस्ट टेक एजुकेशन को। तो पहले हमने कराची में बनाया, हमने कराची के अंदर 2 कैंपसेज़ इसके बनाए। फिर जब हम ऐड वगैरह चलाया हमने तो शुरू में तो ऐड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, फिर हमने थोड़ा-सा इसको प्रमोट करने के लिए ऐड चलाया। बहुत कम, बहुत बिल्कुल मार्केटिंग ज़ीरो लेवल, आप हमारे पेज पे चले जाएँ आपको ज़ीरो लेवल की मार्केटिंग मिलेगी। यानी हम क्योंकि हम असल में मैं मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने मैसेज किया कि जी आपका जो है ना प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा प्रोफ़ेशनल पेशेवर इंस्टीट्यूट नहीं है। हम पेशेवर को ट्रेनिंग का इदारा है ही नहीं। हम तो खुद इंडस्ट्री हैं, जो काम कर रहे हैं वही बच्चों को बिठा के लाइव अपने साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे और उस पे हम काम सिखा रहे होते हैं। हम बिल्कुल भी प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। ना हमने कभी अपने आप को प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की है कि जी हम कोई पेशेवर इंस्टीट्यूट बन जाएँ। एक बिल्कुल एक फाइन लाइन का डिफ़रेंस रखा हुआ है हमने इस चीज़ के बीच में। तो ये सब चीज़ है कि हमने इस तरह जो है ना बेस्ट है। तो फिर ऑनलाइन भी हमने कराना शुरू कर दिया। जब दूसरे सिटीज़ से लोगों का आया तो ऑनलाइन में भी फिर कोविड से पहले ही हम 2017 18 में ही हम ऑनलाइन करवा रहे थे। और जब कोविड आया तो हम ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ करवा रहे थे। हम बिल्कुल बी प्रिपेयर्ड थे इसके लिए और हम जो है ना ऑलरेडी हम ऑनलाइन चीज़ों को करवा रहे थे। तो ये चीज़ है। तो इतना सा बस ये थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन ये कि नहीं, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपना करियर। तो जैसे आपने बताया कि आपके ज़हन में आया कि जी मैंने ये जो है जॉब छोड़नी है और अपना मैंने बिज़नेस करना है। तो जब भी ये स्टेप लिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो आपको कौन-सा ऐसा चैलेंज है जो आज भी याद है कि वो आपने फेस किया था और आपने उस पे सब्र के साथ जो है उसको फेस किया और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा? क्योंकि एक बड़ा टफ डिसीजन है कि हमारी जैसी सोसाइटी है वहाँ पे कोई जॉब ना कर रहा हो और वो सबकी नज़र में एक अजीब ही किस्म का बंदा हो जाता है फैमिलीज़ में भी और ओवरऑल भी। तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ये स्टेप्स लेना चाह रहे हैं लेकिन फलाँ ये कहेगा, फैमिली के इश्यूज़, बाकी सोसाइटी के इश्यूज़, तो आपने कैसे इस चैलेंज को फेस किया? देखिए मेरा ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह पाक ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। मैं शुरू से ही चैलेंजिंग तबीयत का शख़्स था और अगर ये नहीं होता तो मैं एबटाबाद से उठ के 2003 में जेब में सिर्फ़ ₹1000 रख के मैं कराची ना आ जाता, ठीक है ना? कराची आ गया यानी मेरे अंदर ये चीज़ है, मैंने कई दफ़ा लाइफ़ को जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट किया है। यानी मैं जब कराची आ गया उस वक़्त मैंने 2007 में जो है ना
मैंने एक बिज़नेस किया किसी के साथ पार्टनरशिप में, बड़ा एक मतलब एज भी कम थी उस वक़्त, और एक बड़ा 2007 में क्या एज होगी आप देखें। तो बड़ा एक बड़ी पोज़ीशन मुझे मिल गई और मैं एज़ अ डायरेक्टर मार्केटिंग था, मैनेजमेंट एंड बिज़नेस सॉल्यूशन का, पार्टनरशिप के ऊपर था। तो जब एकदम हम मैंने बिज़नेस को, जो 1 साल से बिज़नेस बंद था, उसको सिर्फ़ 3 से 4 महीने में खड़ा कर दिया था। इवन के क्लाइंट्स आ गए थे, इवन कि हमने इनकम यानी बिज़नेस हासिल करना शुरू कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स का बिज़नेस उस वक़्त था, लोगों की हायरिंग वगैरह और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो बड़े अच्छे बिज़नेस आ गए। तो सडनली ऐसा हुआ कि वो जो पार्टनर था जिसकी जगह थी, उसने जगह विथड्रॉ कर ली और हम एकदम हमारा बिज़नेस जो है ना बंद हो गया। तो मैंने फिर दोबारा ज़ीरो पे आ गया। तो फिर मैंने दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट किया। 2015 पे जब मैं अपने पीक पे था, यानी सबसे अच्छी सैलरी और अच्छी पोज़ीशन थी मेरे पास, कोई 16-17 लोगों की मार्केटिंग की टीम मौजूद थी मेरे अंडर। मैं अचानक जो है ना फिर छोड़ के जो है ना वापस एबटाबाद चला गया और फिर वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया। 2017 में वापस कराची आ गया तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो आपने कभी भी जो है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कोई भी बंदा ज़ीरो से वो कहता है जी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो अब मैं ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आप कभी भी ना घबराएँ ज़ीरो से स्टार्ट करने से। ये जो फ़ियर ऑफ लॉस होता है ना कि जी मैं ये करूँगा तो जो बहुत से लोग करते हैं देखें, कोई लोग यहाँ अच्छी जॉब छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कोई लोग बाहर से छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है बाज़ औक़ात आपको। तो जो आपने फ्रीलांसिंग के करियर की बात की कि जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया, तो आप वाक़ई सही बात कह रही हैं कि लोगों के लिए उस वक़्त ये अजीब बात थी, वो समझते थे मैं कुछ भी नहीं करता। यानी मैं फ़ारिग हूँ, घर पे हूँ, हालाँकि उनसे ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है हमारी, सारी रात जागना, अ, सोना सुबह दोपहर में, और ज़ाहिर है सुबह नींद नहीं पूरी होती, और फिर दोबारा काम पे लग जाना, और फिर क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को मैनेज करना। तो मेरे बहुत से जो क्लोज़ इन-लॉज़ रिलेटिव थे, वो मतलब परेशान थे कि यार ये कुछ भी नहीं कर रहे ना, शायद ये आ गए वापस और ये कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो वो डिफरेंट तरीके से, तो फिर शुक्र है कि जब हमने ये बेस्टेक वाला ऑफ़िस वाला सेटअप कर लिया, तो फिर उनको समझ आया कि यार अच्छा कुछ कर रहे हैं, यानी ऑफ़िस जाते हैं, बस कुछ कर रहे हैं। वहाँ क्या करें कुछ नहीं पता, या वैसे ही है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ेज़ ये आया, मैंने आपको बताया मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने से कभी भी नहीं घबराया। लेकिन मेरे साथ ये भी एक चीज़ है कि मैं अगर कभी मिसाल के तौर पे कोई, जैसे बेस्ट पाकिस्तान मैगज़ीन है, 2017 में हमने बनाया था, 2018 में उसका बहुत ज़्यादा अटैक होते थे क्योंकि वो उसका डोमेन ही बेस्ट पाकिस्तान के नाम से था। तो पड़ोस से और इधर-उधर से बहुत ज़्यादा अटैक होते थे उसके ऊपर, तो वो गूगल ने हमारा डोमेन बैन कर दिया। तो मैंने कहा चलो इस डोमेन को बंद करके अब हम दोबारा इसको नए डोमेन से करते हैं। तो 2018 से लेके आज तक हम उसको अब दोबारा रन नहीं कर सकते। तो मेरे साथ ये है कि मैं अगर एक चीज़ बंद कर दूँ, तो वो फिर दोबारा शुरू करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर हमने 2 साल बेस्ट टेक एजुकेशन को बंद रख के जेब से एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए। यानी अल्लाह ने कहीं और से सबब बनाया, फ्रीलांसिंग से हम करते रहे उसको, लेकिन हमने बंद नहीं किया इसको। मेरे माइंड में, मुझे घर से भी प्रेशर था, फैमिली से भी था कि यार आप इसको ऑफ़िस का किराया दे रहे हैं, इतना ज़्यादा किराया आप हर महीने दे रहे हैं, अब तो ऑफ़िस तो खुल नहीं रहा, बंद कर दें इसको फ़िलहाल, जब होगा दोबारा खोल लेंगे। तो मुझे ये था कि मैं इसको बंद ना करूँ बेस्टेक एजुकेशन को। उसकी वजह ये थी कि बेस्टेक एजुकेशन पे कई दफ़ा जो है ना, कई महीने ऐसे आए कि हमें ये एक एक तरह से जो है ना हमें बोझ लगने लगा। हमने कहा कि यार हम इस इतना बड़ा सेटअप एजुकेशन के लिए लेके बैठे हुए हैं, इसका खर्चे हैं, एक्सपेंस है, यूटिलिटीज़ हैं, इनको हम बेयर कर रहे हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। जब भी मैं ये बंद करने का सोचने लगता हूँ, अचानक मुझे जो है ना किसी बच्चे का मैसेज आ जाता है कि जी सर थैंक यू वेरी मच, मुझे एक ऑर्डर मिल गया और मैं जो है ना ये कर दिया है, या आपने हमें सिखाया और आज हम इस ये कर, बस वो चीज़ जो होती है ना वो मुझे मोटिवेट कर देती है। वो मुझे मैं कहता हूँ नहीं यार, अगर हमारी वजह से अगर एक भी बंदे का दुनिया में एक भी इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, तो आई थिंक बेस्ट टेक एजुकेशन का जो है ना वो मकसद पूरा हो जाता है। तो वो जो चैलेंजिंग टाइम था सबसे ज़्यादा कोविड के अंदर, के यानी इसको हम रखें, ना रखें, बाद में दोबारा शुरू कर दें, तो मुझे मालूम था कि मेरी जो डेवलपिंग साइड की टीम है, वो भी मेरे इस एजुकेशन वाले सेटअप के खिलाफ है। वो कहती है कि सर आप बजाय इधर एजुकेशन के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप हमें डेवलपिंग वाली साइड पे करें, हमें और प्रोजेक्ट मिले, हम और काम करें, हम और ज़्यादा उससे ज़्यादा इनकम हासिल करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार ये मैं 2000 से करा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरा इसका मकसद कभी भी इनकम नहीं रहा। यानी कभी भी इसको, तो अगर आप उसको इनकम वाइज़ तोलेंगे तो ज़ाहिर है मुझे लॉस है। तो मुझे ये पता था कि अगर मैंने बेस्ट टेक एजुकेशन को एक दिन भी बंद कर दिया तो मुझे मेरी टीम खींच लेगी डेवलपिंग वाली,
और मुझे दोबारा इस तरफ आने ही नहीं देगी कि नहीं सर छोड़िए, पढ़ाने के चक्कर बच्चे सीखते नहीं है, बच्चे ये है, लोग पे नहीं करते, ये नहीं है वो। तो वो अक्सर मुझे लगे रहते हैं कि सर ये एजुकेशन वाले सेटअप को छोड़ें और जो है ना फुल टाइम डेवलपिंग वाले, फुल टाइम सॉफ्टवेयर हाउस को इसको आप देखें। तो वो एक चैलेंजिंग टाइम था कि जी जिसके अंदर जो है ना मैंने ये बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया और बहुत फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जी हर महीने अगर मैं 50,000 जो है सिर्फ रेंट पे करा था और वो भी पॉकेट से पे करा था और कोई उससे इनकम या कोई उसके नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में नहीं थी। तो वो 2 साल जो है ना बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उसको पूरा कराया, कहीं से भी कराया, लेकिन हमने बंद नहीं होने दिया। जैसे ही उसके बाद कोविड के बाद खुला तो लोग आ गए, बच्चे आ गए, सीखा, आज माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, मैसेज करते हैं। तो एक सैटिस्फैक्शन होती है कि चलो हमने लाखों करोड़ों लोगों तक तो नहीं, लेकिन हमने रियल वे में उनका हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाया और उनको जो है ना आज इस काबिल बना दिया कि जो है वो किसी अर्निंग करें और अपनी फैमिली के लिए बेहतर अंदाज में अपने लाइफ को गुजारें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत कम लोग हैं जो कि वापस सर्व भी करते हैं या पढ़ा रहे हैं, जो उनको आ गया उसको वो टीच भी कर रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वापस उसको पढ़ा भी रहे हैं, ताकि जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों को भी सिखा जाएँ, और आप उनमें से एक हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर तरफ हम सुन रहे हैं फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, हर जगह सोशल मीडिया पे हो रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम पहला स्टेप कैसे लें। कोई कहता है ई कॉमर्स कर लो, कोई कहता है वीडियो एडिटर बन जाओ, कोई कहता है ग्राफिक्स डिजाइनर बन जाओ, कोई कहता है जी सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ। तो समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से करें। जब भी यूट्यूब पे हम कहते हैं कि जाओ जी फ्री सीखो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप घर बैठ के फ्री सीख सकते हैं, तो हमें वहां से समझ नहीं आती, वहां से हमें एक हमें डायरेक्शन। तो आप उनको क्या बताएंगे कि अगर कोई भी फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू करे? क्या स्टेप स्टेप नंबर 1 क्या है? देखें जी, अच्छा इसमें ये है कि आपने बहुत से लोगों से सवाल आपने भी किया होगा और तकरीबन तमाम इवेंट्स में ये सवाल होता है कि जी कहाँ से शुरू करें। तो जितने भी, क्योंकि कोई बंदा भी किसी एक स्किल का या उसका नाम नहीं लेता, ना ले पाता है, ठीक है ना। सब यही कहते हैं कि अपना पैशन फॉलो करें, अपना जो है ना ये फॉलो करें, वो फॉलो करें, बस ये आप उनको छोड़ देते हैं। अगर उस बच्चे को अपना पैशन और अपना ये चीज़ मालूम होती तो शायद वो ये सवाल करता ही नहीं ना। अगर उसको अपना, तो 2 तरीके होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप, वही वाली बात है कि या तो आप अपना शौक या जो जिस चीज़ में भी आपको मज़ा आ रहा है वो काम करना शुरू कर दें, या दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ये देखें कि यार पैसा किसमें है, या इस वक़्त मार्केट में ट्रेंड क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? या किसके अंदर डिमांड ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है। आप बिज़नेस को समझना पड़ता है। आप जो है ना आप किसी भी उस पे चले जाएँ, आप आपको जो है ना खुद वो प्लेटफ़ॉर्म या वो चीज़ें जो हैं वो आपको गाइड कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप, अगर मैं, मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो भी इसको सुन रहे हैं, अगर आप आज fiverr.com पे जाएँ, fiverr.com पे जाएँ अगर आप fiverr.com पे, और आप उसकी स्क्रीन पे जो सर्च के नीचे 3 ऑप्शन उन्होंने पहले दिए हुए हैं, वो देख लें। पॉपुलर, उसके नीचे ही बिल्कुल पॉपुलर का टैग है। पॉपुलर का टैग है, उस टैग के नीचे जो है ना 3 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन और एआई सर्विसेज़। मतलब खत्म की बात। यानी आप अगर fiverr.com पे जाएँ और उस पे देखें, वो ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी, वहाँ वो उनकी वो जो है वो जेनी की तस्वीर है, फिर उसके बाद उसके साथ ही सर्च बार है, फाइंड द राइट प्लेस सर्वे राइट अवे, उसके नीचे पॉपुलर का टैग है। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, आप अगर आपने खोल लिया देख लें, वहाँ आपको ये 5 नज़र आ जाएँगी। तो आपके सामने मौजूद है कि यार पॉपुलर क्या चीज़ चल रही है, कोई इसमें कोई ढकी-छिपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी रिसर्च। इसी तरह आप वर्क पे जाएँ, इसी तरह आप freelancer.com पे जाएँ, इसी तरह guru.com पे जाएँ। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई इस वक़्त क्या इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रही है। तो आप वो चीज़ सीखें। अच्छा, अब सीखें कहाँ से, कैसे सीखें? देखें, जितने भी लोग आपको इवेंट्स में मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई किसी का नाम नहीं ले सकता ना कि यार आप जाएँ फैज़ान साहब से सीख लें, ठीक है ना? मैं खुद बात बाहर कहूँ, निकलेगा बंदा, स्पीकर निकलेगा, मैं कहूँगा भाई मेरा नाम ले दिया, मैं किधर सँभालूँगा, इतने लोग जो एकदम आ जाएँगे और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वैसे भी नहीं लेते।
तो जितने भी ये हैं आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो कहेंगे जी यूट्यूब पे चले जाएं, यूडेमी पे चले जाएं और आप वहाँ सीख लें, और ये बिल्कुल हर चीज मौजूद है यूडेमी और यूट्यूब पे हर चीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन एक रिसर्च है दुनिया में, कोविड के बाद भी हुई थी, कोविड से पहले भी थी, कि दुनिया में 95% लोग इन चीजों से नहीं सीख सकते, और पाकिस्तान में 99% लोग इन चीजों से नहीं सीख सकते, कम से कम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से नहीं सीख सकते, ठीक है ना। उसकी वजह ये है, इसमें कोई आपको, या मैं खुद भी नहीं सीख सकता अगर बेसिक कोई स्किल, मैं मुझे मुझे स्किल नहीं आती, मिसाल के तौर पे एआई की नहीं आती, या शॉपिफाई की नहीं आती, और मैं कई दफा गया यूट्यूब पे और उस पे शॉपिफाई ढूंढने लगा, बस वो 2-4 मिनट के बाद मैं बंद करके छोड़ देता हूँ, नहीं कर पाता। तो इसमें आपको, मुझे, या जो लोग नहीं कर पाते उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को इस तरह बनाया ही नहीं है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह नहीं है। अगर हमें इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती तो अल्लाह पाक 1,24,000 पैगंबर उस्ताद ना भेजते। वो कहते ये लो ये किताबें भेज दी है मैंने, फलानी जगह से कुछ किताब ले आए और आप सब लोग जो है ना उस किताब से पढ़ लें जो जो असूल हैं दुनिया के, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसा बनाया ही नहीं है, उसको हर वक्त एक मौल्लिम की, एक उस्ताद की, एक गाइड करने वाले की जरूरत रहती है, ठीक है। तो इसलिए नहीं सीख पाते, क्योंकि यूट्यूब पे ऑनलाइन रिसोर्सेज पे डिसिप्लिन चाहिए होता है, एक सेल्फ। मैं एक इवेंट में था, मैंने वहाँ ये बात की टेक्नोफेस्ट लास्ट ईयर, तो वहाँ एक साहब उठे, उन्होंने कहा जी मैं तो अपने, यानी वहाँ ज्यादातर जो लोग थे वो यूथ थी, यानी इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन कर रहे थे वो बच्चे थे, मैंने शुरू में हाथ खड़ा करके पूछवा लिया था। तो वहाँ एक साहब उठे, कहते हैं जी सर आप, कहते हैं मैंने तो यूट्यूब से सीखा है। मैंने कहा आपने क्या किया हुआ है? कहते हैं जी मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। मैंने कहा आपने एमबीए फाइनेंस यूट्यूब से किया है? कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा तो बात खत्म हो गई ना। अब आप अपने आप को एमबीए फाइनेंस करने के बाद अगर कोई यूट्यूब से चीज सीख सकते हैं, तो आप एक इंटरमीडिएट के बच्चे से अपना मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, कि वो बच्चा भी जो है ना यूट्यूब से सीख पाएगा, तो नहीं कर पाते। तो आपको एक उस्ताद, एक टीचर की हर वक्त जरूरत रहती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सीखने का तरीका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द को फिजिकल ढूंढें, ठीक है, फिजिकल इदारा ढूंढें, कोई इंस्टीट्यूट ढूंढें, ठीक है। अगर आप ये बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं मेरे पास, मैंने तो एक टाइम पे मुझे इतना वो हुआ, मैंने इतने स्क्रीनशॉट लेके रखे, जहाँ बच्चे ये ग्रुप्स में लिख रहे होते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स में, कि सर मुझे 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ। यानी मतलब मैंने ये सीख, कुछ लोग सीख भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जी हम ना, वो 1% है ना। आप पाकिस्तान की आबादी का 1% निकाल लें तो आपको पता चलेगा इतने लोग तो अभी तक इंडस्ट्री में भी नहीं आए हैं। तो ऑनलाइन बहुत से लोग सीखते हैं, ऑनलाइन में भी वो तरीका कामयाब है कि जिसमें आपको जो है एक टीचर जो है ना वो ऑनलाइन, या आपको जो है ना एक एलएमएस के थ्रू कंट्रोल्ड, यानी दे कोर्स भी, ऐसा नहीं है, वो तरीका भी कामयाब नहीं करता। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी जी फैजान, आप कंटिन्यू रखें। जी जी। तो ऑनलाइन में भी वो तरीका कामयाब नहीं है। कोविड के अंदर ये हमारी तकरीबन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 15 से 20 दिन के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस टाइप भी चीज हुई थी, जिसमें हम डेली डिस्कस करते थे कि कौन सा ऑनलाइन मेथड बेस्ट है, ठीक है, कौन सा ऑनलाइन का तरीका बेस्ट है। तो उसमें 3 ऑनलाइन के तरीके डिस्कस हुए। एक ऑनलाइन का तरीका तो ये यूट्यूब और ये सभी चीजें हुई। दूसरा ऑनलाइन का तरीका ये डिस्कस हुआ कि किसी बंदे ने अपना कोर्स बनाया, अब पूरे का पूरा कोर्स जो है ना वो फेसबुक या एलएमएस के ऊपर या कहीं लेके आपको वो सेल कर दिया। वो तरीका भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। फिर तीसरा तरीका एक उन डिस्कशन से हमने बनाया, और हमारा भी यही एक्सपीरियंस था कि तीसरा अगर ऑनलाइन पढ़ने का तरीका है वो ये है कि आप एक कंट्रोल्ड सिस्टम लाएं, जिसमें आपको आज की क्लास मिले और आज ही आपको कल टीचर आपसे आज की क्लास के बारे में पूछे कि काम कर किया या नहीं किया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास आपको दे, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एलएमएस, ठीक है, जो कि बेस्ट टेक ईडीयू का कंट्रोल्ड एलएमएस है। वहां ऐसा नहीं है कि जी आपको एक कोर्स हमने दिया और बस अल्लाह जाने और आप जाने, और जो है ना बस आप गायब, हम भी खत्म आप भी, वो नहीं कर पाता बंदा। वो सेम लाइक यूट्यूब रहता है। तो वो सिस्टम ठीक रहता है कि जहाँ पे आपको 1 बाय 1 कंट्रोल्ड करके दी जाए चीज, और आपसे टास्क भी लिया जाए, और आपको 24/7 सपोर्ट भी, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें सपोर्ट है सबसे बड़ी बात। क्योंकि
अगर मैं फिजिकल क्लास में भी एक चीज बनाने का बताता हूँ तो 10 अगर स्टूडेंट होते हैं उसमें से 5 तो ठीक बनाते हैं, 5 फिर भी गलत बनाते हैं। उनको अगले दिन फिर वो ठीक करवाना पड़ता है। उन 5 में जो गलत होते हैं उनमें से फिर 3 ठीक करके ले आते हैं, 2 को फिर भी गलत बना रहे होते हैं, 2 को फिर ठीक कराना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यूट्यूब में या यूडेमी में अगर एक चीज बता दी और आपको वो नहीं समझ आई और आप नहीं वैसा बना पा रहे, तो अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं कि यार आपने ठीक किया या गलत किया। तो दैट्स वाई वहां से सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके मैंने बताए कि जी, एक तो स्किल्स के बारे में बताया, आप सर्च कर लें, आपके सामने फाइवर के सामने नजर आ जाएगा, अपर पे सामने नजर आ जाएगा कौन सी स्किल्स है जिनके अंदर काम है, जो पॉपुलर है। दूसरा तरीका बता दिया कि अगर तो कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट है और आप वहां जाएं, थोड़ी रिसर्च करें कि यार ये जो बंदे हैं ये कौन है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या इनका तरीका है। किसी भी दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, देखें ये पहले जो जितने भी ये हमारे बुजुर्गान गुजरे हैं, सूफिया गुजरे हैं, ठीक है ना, ये आप इनकी कहानियां इनको पढ़ें, ये जब भी ऐसी जगह जाते थे तो वो बिल्कुल आम से लोग होते थे जो जो कि बड़े बड़े अल्लाह के जो है ना करीब बंदे होते थे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी इदारे में जा रहे हैं, वहां आपको एयर कंडीशन मिल रहा है और आपको जो है ना हाई फाई लैपटॉप और ये हाई फाई कंप्यूटर, इसकी ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पे चीज भी आपको ठीक सिखाई जा रही होगी। हो सकता है सिखाने वाला जो है ना, बाजू का मैंने बहुत से लोगों से ऐसी चीजें सीखी हैं कि जो अपने घर के लैपटॉप और अपने ड्राइंग रूम में और अपने जो है ना छोटे से किसी ऑफिस में एक नॉर्मल से लैपटॉप पे उन्होंने वो चीजें सिखाई हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं सिखाते। एक छोटी छोटी टिप्स उन्होंने दी हैं कि यार आप ये वाला कीवर्ड जो है ना डाल दो बस। और ये बात बताने वाला बंदा बिल्कुल आम सा बंदा, कोई एसी कोई डीसी कोई मतलब नहीं लगा हुआ, नॉर्मल सी जगह पे बैठा हुआ, उसने मुझे बताई और हमने उस पर अप्लाई किया और अपने बच्चों स्टूडेंट्स पे अप्लाई करवाया, वो कामयाब हो गए। तो इन चीजों से ना देखें कि जी ये चीजें ना मद्देनजर रखें कि जी यार ये इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इनके पास गाड़ियां कौन सी हैं, इनके जो है ना ये चीज कौन सी है। ठीक है, वो तो ज्यादातर धोखे धोखे के लिए होती है चीज। तो आप ये देखें कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं, या उनसे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट क्वेश्चनिंग करें, उनसे सवाल जवाब करें। ठीक है, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा जो है ना ये कैसी बात कर रहा है, क्या सिखाने की बात कर रहा है, फेक क्लेम तो नहीं कर रहा कि जी बस आप सीख लें 4 दिन में 1 हफ्ते में आप डॉलरों की बारिश हो जाएगी, या बस घर बैठे कमाएं और 4 घंटे काम करें। कल भी किसी ने लिखा था, मेरे एक दोस्त है, वो भी इन चीजों से बड़ा तंग होते हैं, तो उन्होंने लिखा कि यार ये जो लोग जो भी घर बैठ के 4 घंटे में जो है ना लाखों डॉलर कमाना चाहते हैं, वो जरा मुझे मैसेज करें, मैं जरा उनकी तबीयत साफ करूं। तो ये चीजें जो है ना, तो इस ये मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिए कि सीखें क्या और कैसे सीखें और क्या क्या उनके तरीके कार हैं। जी, ठीक हो गया। आपने बड़ी डिटेल से बता दिया कि कैसे हम स्किल को कैसे ढूँढें कि कौन-सी सीखनी है, और अकॉर्डिंग टू योर पैशन आप ढूँढ सकते हैं। और फिर आपने ये बात बहुत अच्छी की कि 99% जो है वो पाकिस्तानी स्पेशली जो है वो यूट्यूब से या बाकी ऑनलाइन सीख नहीं पा रहे होते, और उनमें हर कोई इतना एजुकेटेड भी नहीं है और इतना शार्प भी नहीं है कि वो खुद से घर में बैठ के सीख ले। तो उसके लिए डेफिनिटली मेंटोर की ज़रूरत होती है। और आप जो काम खुद एफर्ट के साथ कर रहे होते हैं, अगर आप किसी की मेंटोरशिप ले लेते हैं, तो आप जल्दी उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू जल्दी पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मेंटोरशिप का क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी नया-नया हमारे यहाँ शुरू हुआ है, तो इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और इसके लिए बड़े अजीब-अजीब से वर्ड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। उनको लगता है कि सारे शायद हमें ही लूट रहे हैं और उससे उन्होंने पता नहीं क्या बना लिया है। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं इस फ़ील्ड में, वेब डेवलपर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से हमने ये एक्सपर्टीज़ हासिल की है, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमें काम नहीं मिल रहा, फाइवर पे सैचुरेशन है, अपवर्क पे सैचुरेशन है, ऑनलाइन दुनिया में सैचुरेशन है। तो वो आप उनको क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि उन लोगों को काम नहीं मिलता, दो कि उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो हर वक़्त इस चीज़ का शिकार हैं कि जी सैचुरेशन है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी कोई इतनी ख़ास उनके पास कोई इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो उनको काम मिल जाता है। तो क्या आपके ख़्याल में क्या डिफ़रेंस है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 200 प्लस इंटरव्यू जब भी किए और अभी भी पिछले 6 महीने में को 100 प्लस इंटरव्यूज कर चुका हूँ। सब ने अपने आप को एक्सपर्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, लेकिन जब उनका स्किल सामने आता है, सबसे पहली बात ये होती है कि उनका स्किल उस लेवल का नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ा मसला।
कि वो 2-4 इधर-उधर से सीख लेते हैं और कहते हैं जी हम एक्सपर्ट हैं। इस तरह एक्सपर्ट नहीं बना जाता। वो किसी का फ़ॉर्मूला है, मुझे एग्ज़ैक्ट तो फ़िगर याद नहीं कि जी आप पहले 1000 घंटे उसको सीखें, फिर 1000 घंटे प्रैक्टिस करें और फिर जाके आप किसी स्किल में जो है ना, आप अपने आप को कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उनके पास वो उस लेवल का स्किल होता ही नहीं है, ठीक है? डिज़ाइन लेवल का स्किल ही नहीं होता, इसलिए उनको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा होता, ठीक है? वो ये चीज़ देखते नहीं हैं। वो ये कहते हैं जी हमें तो आता है स्किल, हमें काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है प्लेटफ़ॉर्म जो है ना खराब है या कोई और चीज़ खराब है या कोई और इसके अंदर मसला है, वो अपने स्किल को नहीं देख रहे होते, ठीक है? फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अच्छा स्किल भी चलो किसी ने कुछ बेहतर सीख लिया अगर आता भी है, उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, ठीक है? पोर्टफोलियो नहीं होता उसके पास दिखाने के लिए। ज़ाहिर है आपने अगर एक दुकान खोल लिया, आप कहते हो जी मैं कारपेंटर का काम करता हूँ और दुकान में आपने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई नहीं है एज़ अ सैंपल, तो कस्टमर आप आपसे कोई चीज़ नहीं लेगा। ठीक है ना? तो आपसे काम नहीं करवाएगा, तो आपने को सबसे मेन चीज़ है कि पहले तो स्किल आप बहुत अच्छा सीखें, दूसरे लेवल पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और तीसरे लेवल पे ये है कि आप फ्रीलांसिंग भी सीखें। मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे रिव्यू के लिए अपनी प्रोफ़ाइल सेंड करते हैं कि जी हमारी ये प्रोफ़ाइल रिव्यू करनी है, मैं सर्विस देता था पहले, अभी तो काफ़ी अरसे से मैं नहीं दे रहा क्योंकि फाइवर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट है, चीज़ें इतनी चेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए मुझे फिर पहले सबसे पहले मुझे बहुत बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को बताने के लिए अगर एक लफ्ज़ भी बताता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले बहुत टेस्ट और रिसर्च करनी पड़ती है फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। तो जब वो अपनी प्रोफ़ाइल भेजते थे, कहते सर 6 महीने हो गए काम नहीं आ रहा। तो जब उनकी प्रोफ़ाइल देखते थे, तो उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, यानी टेक्निकली वो उनकी प्रोफ़ाइल बहुत खराब होती थी। तो आपने यानी उन्होंने बगैर सीखे ही फाइवर या अपवर्क या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लिया, ठीक है? यानी जो जगह जहाँ पे बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बिज़नेस हो रहा है, वो उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन्होंने कहा जैसे ये फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल है, ऐसी जाके प्रोफ़ाइल उन्होंने वहाँ बना ली। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने की, तो फ्रीलांसिंग ने सीखी। तो ये स्किल सीखना, फिर पोर्टफोलियो बनाना, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग सीखना, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप जो जिन लोगों को काम मिलता है या जो उन या तो वो सीख के कर रहे होते हैं या बाय नेचर जैसे मेरी क्लास थी, उसमें जब मैंने बच्चों को बोला ये फाइवर ये सीखने की ज़रूरत है, तो एक बच्चा उठा कहता है सर मैंने तो सीखा ही नहीं था और मैंने तो फाइवर पे जाके बनाई प्रोफ़ाइल और सर मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा मैंने कहा प्रोफ़ाइल देखा, जब प्रोफ़ाइल देखी तो बड़ी वेल क्राफ्टेड थी। मैंने कहा यार आपने किया हुआ क्या है? तो कहता है सर मैंने ए लेवल किया हुआ है। मैंने कहा यार तो बात खत्म हो गई ना, आपने तो 6 साल से पढ़ ही यही रहे हो कि यार अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, अपने आप को आपने डिस्प्ले कैसे करना है। आपने इतने-इतने लेटर लिखे हैं, आप लोग वो मॉडल यूनाइटेड नेशन करते हो, पूरा-पूरा कंट्री रिप्रेज़ेंट करते हो। तो मैंने कहा आपने तो सब सीखा ही यही है भाई मेरे। और इन बच्चों ने जो बाकी बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने भी ये चीज़ नहीं सीखी। ना इनको मैट्रिक में किसी ने पढ़ाई, ना इंटर में पढ़ाई, ना इवन कि यूनिवर्सिटीज़ तक में जो है ना हम अभी रिसेंटली में एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो रहे थे, उनकी प्रेज़ेंटेशंस के अंदर मैं बैठा हुआ था, वो प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे। वो उनको प्रेज़ेंटेशन स्किल्स ही नहीं थी और दे आर गोइंग टू बिज़नेस ग्रेजुएट्स। उनको प्रेज़ेंटेशन स्किल्स के बारे में ही नहीं मालूम था। तो मैंने कहा इन लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं है चीज़, तो इनको तो सीखने की ज़रूरत है ना भाई। तो आप अपने यानी जिसने बचपन में अगर गाड़ी चला रहा है तो वो कहे जी मैंने तो सीखी नहीं और एक नया बंदा है जिसने कभी नहीं चलाई वो कहे यार तुम भी बगैर सीखे चलो रोड पे। तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों के डिफरेंस है। तो तीसरी चीज़ जो है सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी-किसी की मैंने एक कुछ दिन पहले कोड भी शेयर किया था, बड़े मुझे उसपे मैसेज आए, उन लोगों ने मुझे समझा मैं उनको किसी को कह रहा हूँ, तो मैंने कहा जी कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, बाकी सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें सबको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? कुछ लोग मिसाल के तौर पे अगर किसी को रोड में चलते हुए एक बैग मिल गया जिसमें 5 लाख रुपए थे, अब मैं और आप क्या करेंगे उसमें? हम कल से काम छोड़ दें सारे? हम सारे काम ऑफिस जॉब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट सब छोड़ दें जैसे मैं और आप भी रोड पे निकलना शुरू ढूंढना शुरू कर देते हैं हमें भी मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता ना तो कुछ लोगों का हो जाता है लेकिन बाकी सब लोगों को सीखना पड़ता है और जिसको भी काम मिला है वो ये पीछे के 2 स्टेप करके आया हुआ होता है या तो स्किल उसने बहुत अच्छी हासिल की हुई होती है स्किल को पॉलिश किया हुआ होता है, प्रैक्टिस की होती है, पोर्टफोलियो बनाया होता है कि जैसी क्लाइंट उसको मैसेज कर मैंने अपने क्लास में जब ये फाइवर की बाय रिक्वेस्ट होती थी, मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा यार देखो ठीक है, प्रपोज़ल राइटिंग एक बहुत बड़ा फन है और प्रपोज़ल लिखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बड़ा उसके टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं।
लेकिन देखो मैं ये बाय रिक्वेस्ट एक आई हुई है, ये वेब मैं आजकल काम नहीं कर रहा इसके ऊपर ज़्यादा, फाइवर पे काम डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ और एजेंसीज के साथ काम ज़्यादा है। तो मैंने कहा ये देखो मैं इसको ना सिंपली ये हेलो लिख रहा हूँ और अपनी 4 वेबसाइट के लिंक इसको भेज रहा हूँ कि यार ये मेरी 4 वेबसाइट के लिंक हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, बाकी कुछ नहीं मैंने लिखा, उसको हेलो लेटेस्ट डिज़ाइन ये लिख के सेंड कर दिया। अभी मैं क्लास खत्म ही नहीं हुई थी, अचानक मेरा मोबाइल बजा और वो बजा, मैंने देखा वहाँ मैसेज आया हुआ है। उसने कहा जी मुझे आपका डिज़ाइन पसंद आया और मैं जो है ना आपसे वेबसाइट बनवानी है। मैंने फिर क्लास को दिखाने के लिए वहीं उसको चैट किया, मैंने कहा जी मैं ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे तकरीबन 20 डेज़ लगेंगे आपकी साइट को कंप्लीट करने में, अपने शेड्यूल में देख के बता रहा हूँ। उसने कहा जी ठीक है, हालाँकि उसने वहाँ लिखा हुआ था कि 7 डेज़ में मुझे साइट चाहिए बाय रिक्वेस्ट के अंदर। तो उसने कहा ठीक है 20 डेज़ ले लें लेकिन मुझे साइट ऐसी चाहिए। तो मैंने बच्चों को ये दिखाया, मैंने कहा जी देखें कि आपका जो काम है ना वो आपको काम दिलाएगा। आप दुनिया जहान की मिसाल आप हैं, आपको उसमें जो है ना मतलब काम चाहिए, वेबसाइट चाहिए या कोई डिज़ाइन चाहिए। मैं दुनिया जहान की कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर लूँ, आपके लिए मैं फूल भी लेके आ जाऊँ, आपको मैं केक भी ला के दे दूँ, आपके लिए मैं आपकी तारीफ़ों में भी 1 घंटे गुज़ार दूँ कि आप और आप कहें अच्छा मुझे अपना काम तो दिखाएँ ना, मैं जब काम दिखाऊँ वो काम किसी काबिल ना हो, तो आप मुझे काम नहीं देंगी। तो दुनिया जहान की भी कम्युनिकेशन सीख लें, लेकिन आपका जो काम है ना, फाइवर की खूबसूरती यही थी कि यहाँ पे वो प्रपोज़ल वाला जो एलिमेंट था वो एलिमिनेट हो गया था। यहाँ पे आपका काम आपको काम दिलवा रहा था, ठीक है ना? इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये इंडिया और इस तरह की कंट्रीज़ फ्रीलांसिंग में आगे आ गए। जब तक ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग चलती रही प्रपोज़ल वाली, तो उसमें ये नुकसान था कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो बहुत अच्छी हैं अगर मिसाल के तौर पे, लेकिन प्रपोज़ल लिखना नहीं आता तो आपको काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइवर ने आके नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और यहाँ पे वो प्रपोज़ल वाला एलिमेंट जो है ना उसको एलिमिनेट कर दिया था। तो इसलिए ये तमाम कंट्रीज़ जो कम्युनिकेशन में वीक थे वो आ गए थे, यहाँ काम की डिमांड ज़्यादा हो गई थी। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपका काम, आपकी स्किल बहुत अच्छी हो, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ फुट अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अपना पोर्टफोलियो फेसबुक पे बना लें, बिहेंस पे बना लें, फारग बैठे हैं, बनाएँ, लोगो बनाएँ, चीज़ें बनाएँ, पोस्टर बनाएँ, रेस्टोरेंट के पोस्टर बनाएँ। अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो आप कोई डोमेन होस्टिंग छोटी सी लेके उसके ऊपर अपनी 4-5 वेबसाइटें एक्चुअल वेबसाइटों की तरह बना के रखें। क्लाइंट आया आपसे पूछे हाँ यार मैसेज आना बड़ी बात होती है फाइवर में। और फाइवर देखता है ये चीज़, जितने भी न्यू लोग सेलर आते हैं उनकी तरफ ट्रैफिक भेजता है फाइवर, ठीक है ना? और वहाँ क्या होता है कि वहाँ जब 3 से 4 लोग आपसे मैसेज करते हैं तो उसमें आपको ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते, फाइवर कहता है इसके बाद मैंने जो है ना मैसेज भेज के गलत किया, यानी इसने कन्वर्ट ही नहीं किया, ना ये खुद कमा रहा है, ना मुझे कमा के दे रहा है, इसको नीचे भेजो, इसको भेजो। इसके बाद 5 बंदों ने मैसेज किया है, हर बंदे से कहता है जी मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फाइवर उसको फिर भेज देता है, कहता है बस अब जाओ तुम नीचे जाओ, नए बंदे आ रहे हैं उनको आगे लेके। फाइवर हर एक बंदे को मौका देता है, ठीक है ना? इस तरह और प्लेटफ़ॉर्म है वो हर बंदे को मौका देते हैं। लेकिन क्या होता है आपने शुरू में उनको ये प्रूव करना होता है कि हाँ जी मैं कोई वैल्यू रखता हूँ या मैं आपको भी कमा के दूँगा, खुद भी कमाऊँगा, आपके जो बायर आपके जो खरीदने वाले लोग आ रहे हैं उनको सैटिस्फाई करूँगा। तो वो आपको फिर आगे से आगे लेके आता है। तो वो शुरू में लॉस कर देते हैं, जिसके बाद जो है ना फिर बेशक महीना बैठे रहें, 2 महीना, 3 महीना बैठे रहें, दोबारा उनको उठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, अगर वो शुरू में ट्रैफ़िक को लॉस कर देते हैं। ये होता है फाइवर के ऊपर। जी, ठीक हो गया। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े डिटेल में ये सब जो है वो चीज़ें बताई और आई होप कि इससे सबने बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हुई हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो ज़हन में आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने दुखती रग पे हाथ रखे हैं और मेरा दिल चाह रहा था उस पे क्वेश्चन पूछूँ, लेकिन टाइम क्योंकि आपके पास भी शॉर्ट है और मैंने सिर्फ 35 मिनट्स आपसे लिए थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी प्लान करके सेशन प्लान करूँगी और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन्स पूछूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।